नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी के सभी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ाए जाते हैं और ये वीडियोस खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा क्लास 8 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है सामाजिक विज्ञान की, उसका अध्याय नंबर 1। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास चैनल यूट्यूब पर सर्च कीजिए। उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको इस कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं इसी प्रकार लाइन बाय लाइन। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें सर ये चीज समझ में नहीं आएगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार पढ़ने के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आपकी चाहे कोई भी परीक्षा आए उसमें से आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो चलिए आज का हमारा अध्याय वो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रत्येक शब्द का मतलब समझाता हुआ कि ताकि आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की इसकी आवश्यकता न पड़े। तो चलिए आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे अध्याय 1 का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। तो देखिए प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति और संसाधन कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उन संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका उपयोग हमें किस प्रकार से करना है वो इस अध्याय में हम जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, मतलब कुछ ऐसी हमारे काम की चीजें हैं कि जैसे अगर मैं पेन की बात करूं तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये हमारा मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन मैं अगर जल की बात करूं, पानी की बात करूं, तो वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, वो प्राकृतिक संसाधन है। मैं वनों की बात करूं, मैं मिट्टी की बात करूं, तो वो क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गई कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है और प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय स्टार्ट करें। आप तैयार हैं जानने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वक्तव्य दिया हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर एक बात इस लेसन की समझाऊंगा, चाहे वो आपका बिल्कुल कोई भी एक अक्षर साइड में लिखा हुआ हो, ताकि आपका कोई डाउट न रहे। समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। इसने कहा कि जो हमारे सामाजिक विज्ञानी हैं, मतलब कि जो वो व्यक्ति बुद्धिजीवी जो समाज के बारे में चिंता करते हैं, तो वो एक बात पे बिल्कुल सहमत है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, कि हमें क्या करना होगा। हमें समपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। समपोषणीय अर्थव्यवस्था मतलब सबका पोषण, इसमें उसमें मैंने सबको कंसिडर किया है, जीव जंतु है, आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, कि सबका इस प्रकार की व्यवस्था में कि सबका पोषण हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे। अब ये वर्ड आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सामंजस्य की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, मतलब कि हमें हमारा जो ग्रोथ है, हमारा विकास है, इस प्रकार से करना है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहें, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। प्रयोग करते हुए संसाधनों का पुनर्उपयोग करें, कि मतलब संसाधनों को हम पुनर्उपयोग करें, इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें कि हम उसको दोबारा से यूज कर सके। अपशिष्ट को न्यूनतम करें, मतलब कि जो वेस्टेज होती है, जो संसाधन खराब होता है, वो क्या करें, हम कम से कम करें कि आपका संसाधन खराब न हो। जैसे मैं बात करता हूं पानी की, कि पानी आपने कपड़े धोए या फिर पानी से आपने हाथ धोए, सिंपल, ठीक है। अब वो पानी आप या तो सीधा वेस्टेज में निकाल दे, या फिर एक तरीका है आप पौधों की सिंचाई उनसे कर दे, तो पुनरुपयोग हो गया। उसका हम दोबारा से साफ करके कहीं और इस्तेमाल कर ले, तो वो क्या है, उसका पुनरुपयोग है। और बाकी है उसको अपशिष्ट को न्यूनतम करें कि कम से कम हम उसका वेस्टेज करें, तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करें। और जो हम संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो चुके हैं, उन्हें पुनः पूर्ति करें कि उनको दोबारा से हम बनाएं, कि मतलब बनने का मौका दे। आप समझेंगे, आप सोच रहे हैं कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो हम उनको कैसे बना सकते हैं, ये बात हम आगे अध्याय में समझेंगे। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जो सभी संसाधनों का अंततः
पुनः निर्माण करता, पुनर्चक्रण करता, मतलब हमें प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना होगा, मतलब कि प्रकृति के बारे में हमें सोचना होगा कि हमें उन्हें क्या करने देना होगा, पुनः निर्माण करता एवं पुनर्चक्रण करता वो ज्ञान, उस अवस्था की तरफ हमें पहुंचना होगा जो प्रकृति को पुनर्निर्माण करता और पुनर्चक्रण करता है, कि उस अवस्था का हमें पालन करना होगा कि जिस अवस्था में हम प्रकृति का पुनर्निर्माण भी हो जाए और पुनर्चक्रण, दोनों वर्डों को हम आगे अध्याय में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। आपको ये वक्तव्य समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जब मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता हूं और बाद में ऑनलाइन, क्योंकि आप भी वही बच्चे हैं जो ऑफलाइन में बैठे थे और जो डाउट उनके मन में आता होगा वही डाउट आपके मन में भी जरूर आया होगा, तो ये बात सोच के मैं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे मेरे से विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर ये सब बताइए, पुनः निर्माण करता किस प्रकार से होगा और पुनः चक्रण करता किस प्रकार से होगा। तो देखिए इन वर्डों में थोड़ा सा अंतर है। पुनः निर्माण करता है कि उसके हम दोबारा से, मतलब उसको इस प्रकार से करें कि यूज, कि आपको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं, कि ये हमारा कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की हमें आवश्यकता है, इस पेड़ की हमें आवश्यकता है, इस पेड़ का हमें प्रयोग करना है, इसकी लकड़ी का यूज करना है, इसके फलों का यूज करना है। तो हम एक काम करें कि इस पेड़ को इस प्रकार से न काटे कि जब तक कि इस पेड़ को, ये एक छोटा पेड़ है, इससे और इससे भी एक क्या है, छोटा पेड़ है। इतनी बात आपको समझ में आई? हमें जरूरत है बड़े वाले पेड़ की क्योंकि ये पक चुका है, बड़ा हो चुका है, उसकी लकड़ियों की आवश्यकता हमें है। अब हम इस पेड़ को काटें और फिर हमें छोटा काटना पड़ेगा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे कि इस प्रकार इस पेड़ को ही इस धरती से हम खत्म कर देंगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी, हमें क्या करना, पुनर्निर्माण करना, पुनर्चक्रण करता के रूप में काम करना है। कि हमें क्या करना है, इस पेड़ को काट दिया हमने, ठीक है, और उस पेड़ से जो लकड़ियां प्राप्त हुई हैं, जो काम इससे करना चाहते हैं उसको इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वो जब तक चले, जब तक ये छोटे वाला पेड़ क्या नहीं हो जाए, पूरा बड़ा न हो जाए, जब तब तक इसको, फिर ये बड़ा होगा, इस प्रकार से ये चक्कर इन पेड़ों का चलता रहेगा और ये पेड़ समाप्त भी नहीं होंगे और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये नहीं कि हमने पहले बड़े को काट दिया, फिर इससे छोटे को, फिर सबसे छोटे को, आगे फिर पेड़ पैदा ही न हो। तो ये आपका पुनर्चक्रण करता भी है। आपको आगे बात समझ में? अब हम हमारे मेन अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेसिक सा थोड़ा सा क्लियर होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वे हमारे जरूरत की चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है वो हमें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, या फिर उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अध्याय की ओर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आपको अध्याय पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे और इनके प्रश्नों उत्तरों के भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, स्पेशल आपको उसमें प्रश्न उत्तर करवा दूंगा ताकि आपका ये अध्याय पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अध्याय की ओर। अब है कि प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है, कि आपने ये तो पढ़ लिया कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो संसाधन कब बन जाती है। संसाधन का मतलब है कोई भी जरूरत की चीज भी। संसाधन का क्या मतलब है कि कोई भी जरूरत की चीज, जो हमारी जरूरत की चीज होती है वो हमारी क्या है, संसाधन है, हमारे लिए क्या है, संसाधन है, ठीक है। और जो जरूरत की चीज नहीं है वो संसाधन नहीं है। तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, आप चारों तरफ देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, तो क्या वो संसाधन है आपके लिए? नहीं, वो सारी चीजें प्राकृतिक तो है, क्या है, प्राकृतिक तो है, लेकिन संसाधन नहीं है। संसाधन कौन सी चीज है, जो हमारे लिए काम की है, जो हमारे काम आएगी, वो चीज संसाधन है। हो सकता है कि कोई चीज आज हमारे लिए संसाधन नहीं है लेकिन कुछ समय बाद हमारे लिए वो संसाधन हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आज हमें, जब तक हमें लोहे का पता नहीं था, कि लगभग 3000 साल पहले हमें लोहे के बारे में कुछ पता नहीं था, और तब क्या लोहा हमारे लिए संसाधन था? नहीं, उस समय हम, लोहा हमारे लिए संसाधन नहीं था, क्योंकि लोहे का प्रयोग करना ही हमें नहीं आता था, तो वो हमारे काम का ही नहीं हुआ। तो वो प्राकृतिक था लेकिन संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमें लोहे का प्रयोग करना आ गया तो लोहा हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। ये चीज आपको समझ में आई?
तो चलिए पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, प्राकृतिक शब्द का अर्थ है उन सभी सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता से जो हमारे पर्यावरण का भाग है, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सब क्या है, प्रकृति है, परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। उन चीजों में से वो चीज निकाल देना जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो सब क्या है, प्रकृति है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मेरे चारों तरफ आप देखिए कि मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, ये मानव निर्मित है, पेन है मानव निर्मित है, मानव निर्मित सारी चीज लगभग आपको मानव निर्मित मिलेगी। लेकिन मेरे पास पानी रखा हुआ है, क्या ये पानी मानव निर्मित है? नहीं, पानी मानव ने नहीं बनाया। मैं जो सांस ले रहा हूँ, हवा, हवा क्या मानव ने बनाई है? नहीं, हवा मानव ने नहीं बनाई, ये प्रकृति है। आपको आगे बात समझ प्रकृति के बारे में। अब आप जहां बैठे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, वहां अपने चारों तरफ एक दो चीजें देखिए, आपको कौन सी चीजें प्राकृतिक नजर आ रही है और कौन सी चीजें मानव निर्मित नजर आ रही है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करता है या उपभोग के लिए नई वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। तो इसने कहा कि मानव जब, देखिए ध्यान से, कि आपको जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करता है, मतलब मानव जब इनका प्रयोग करने लगता है या उपभोग के लिए इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। आप सीधी सी बात याद रखना कि जब मानव उन प्राकृतिक चीजों को अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देता है, तो वो सभी प्राकृतिक चीजें संसाधन बन जाती है। आपको आगे बात समझ में कि संसाधन क्या होते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष पर्यावरण का अंशदान है, वे मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, मतलब कि जो पेड़ है वो मानव ने नहीं बनाए, वो ऑटोमेटिक क्या है, आपके पैदा हुए हैं। जब हमें उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। तो हमें पता चला कि वृक्ष क्या है, संसाधन है, क्योंकि पहले जिस पेड़ का हमें कोई काम ही नहीं था, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन फिर क्या किया, हम उसे फर्नीचर बनाने लगे, उससे फल लेने लगे, सारी चीजें लेने लगे, तो वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। आपको आगे बात समझ, जैसे मैंने लोहे वाला आपको एग्जांपल बताया था, उससे भी चीजें आपको समझ में आ गई कि प्रकृति की वो चीजें जो इसको मानव अपने जीवन में काम प्रयोग करता है, तो वो क्या है कि आपका संसाधन कहलाता है। प्राय ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उसने कहा कि ये वस्तुएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जैसे आपको हवा और जल तो आसानी से उपलब्ध हो गया, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में कुछ ऐसी वस्तुएं भी जो आपको इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई, उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है, या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है। जैसे अब देखिए ध्यान से कि ये नहीं है कि वो कोई भी चीज जिसको आपके काम में आ सकती प्राकृतिक चीज, तो वो आपकी संसाधन है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो मैं आपको बताता हूं कि पहली दो चीजें मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो। तो ये पेड़ है भाई, वही पेड़ के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये आपका पेड़ है, ये कहीं मंदिर में खड़ा हुआ है, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी, तो लोग इसको पूजा करते हैं, ठीक है। तो आपको इस पेड़ की आवश्यकता है, प्रकृति ने दिया है, तो आप ये कहेंगे कि इस पेड़ की मुझे जरूरत है, ये पेड़ मेरे काम आ सकता है, मेरे लिए ये संसाधन है। लेकिन जो समाज है ना, वो आपको उसको काटने नहीं देगा, मतलब कि उसकी सांस्कृतिक रूप बोलेंगे हम इसको, कि इसका सांस्कृतिक महत्व हो गया। तो मतलब कि ऐसी चीज भी वो होनी चाहिए कि एक तो आपके काम आए भी, क्या है, पहला तो चीज ये हो गई कि आपके काम आनी चाहिए, आपको पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, उसका समाज में स्वीकार्य होना चाहिए कि आप उसको प्रयोग में कर रहे हैं, समाज द्वारा उसको स्वीकार्य होना चाहिए। इस पेड़ को आपको समाज को नहीं काटने देगा, और एक ऐसा ही पेड़ कहीं दूर खड़ा है, तो वो उसको अगर आप काट ले, प्रयोग कर ले, किसी जो काम आपको चाहिए उसमें ले ले, तो वो आपका संसाधन कहलाएगा। और तीसरा है आर्थिक रूप से भी, क्या है कि आर्थिक जो रूप से वो भी संसाधन होना चाहिए, कि उसकी जो लागत है ना वो कम होनी चाहिए। तो वही एग्जाम्पल इसमें, अगर ये तीन चीजें हैं ना, तो वो क्या है, वो प्रकृति की चीज आपके लिए संसाधन कहलाएगी। पहला कि आपके जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए, दूसरा कि सामाजिक रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए,
तीसरा, उसकी आर्थिक लागत कम होनी चाहिए। आपको आगे बात समझ में। ये बताओ कि आप पेंसिल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? पेंसिल का। अभी आपको लागत का समझ में आ जाएगा कि एक बच्चा है वो पेंसिल से लिख रहा है और एक पेन अगर ले आए तो उसका काम बढ़िया हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन पेन की कीमत अगर 50,000 हो एक पेन की बनाने की, तो आप क्या कहेंगे कि सर मैं तो क्या करूंगा, पेंसिल से लिख लूंगा, पेन नहीं है, क्योंकि अब ये आर्थिक रूप से काम का नहीं रहा। तो तीनों चीजें अगर होंगी कि आर्थिक रूप से भी स्वीकार्य, सामाजिक रूप से भी और आपके काम भी आना चाहिए, तो वो संसाधन कहलाएंगे। अब यही बात इसने बता रखी है कि उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है। तो एक इसमें आप ऐड कर दीजिए तकनीक, और क्या ऐड कर दीजिए? तकनीक, कि आपके पास उस तक पहुंचने की तकनीक होनी चाहिए कि समुद्र की गहराई में तेल हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की क्या हमारे पास तकनीक ही नहीं है, तो क्या हम उसको संसाधन बोल देंगे? क्योंकि वो चीज हमारे काम ही नहीं आ सकती, वो संसाधन नहीं है। ये चार चीजें जिसमें होंगी वही प्राकृतिक चीज हमारे क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। ठीक है। जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं, या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, मतलब उस तेल को निकालने में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। अब हमें तेल जो मिलता है वो मिलता है मान लो 100 रुपए लीटर, लेकिन हमारे पास हमारे देश में कहीं पे तेल है, उसको निकाल के हम जब यूज करते हैं तो उसमें खर्चा आ रहा है हमें 500 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो क्या हम कहेंगे वो संसाधन है? नहीं है संसाधन। उससे अच्छा तो हम किसी विदेश से हम तेल खरीद के यूज कर लेंगे। आपको चीजें क्लियर हो रही है? टाइम लगेगा, लेकिन आपको इतना समझा दूंगा कि आप किसी दूसरे बच्चे को कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है, जैसे पवित्र उपवनों में वृक्षों को काटना, इसलिए किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे, अब देखिए इसने बताया है कि संसाधन कहलाने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभी। कि पहला, तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास तकनीक होनी चाहिए, उसको प्रयोग करने के लिए उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। वही आपकी पहली चीज क्या बताइए आपको कि आपका तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। आर्थिक रूप से मतलब उसकी लागत कम होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। सामान्यतः दोहन शब्द का एक नकारात्मक अर्थ होता है, मतलब दोहन शब्द अगर आप देखेंगे ना, दोहन का मतलब क्या होता है, गूगल सर्च करेंगे, उसका मतलब था खराब करना, ठीक, किसी चीज को वेस्ट करना। लेकिन यहाँ पर हम जिस संदर्भ में इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग, तीनों शब्द है। दोहन क्या कहलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग क्या कहलाता है? दोहन कहलाता है। ठीक है। दोहन में तीनों के आगे उनको निकालना, उनका उपयोग करना और उपभोग करना क्या है? वो आसान आपका होना चाहिए। अगर ये चीज किसी संसाधन में है तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगी। अब आप चाहे किसी भी लेवल पे एग्जाम में बैठना, अगर आपने संसाधन के बारे में ये चीज लिख ली तो आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, और ताकि मेरा हौसला आपके कमेंट से बढ़ता है, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ता है, तो ये चीज आप करते रहेंगे। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें से कई लाखों वर्षों में निर्मित हुए हैं और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया है। इसने कहा कि पृथ्वी पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो बहुत जिनको बनने में लाखों सालों का समय लगा है और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया, मतलब मानव ने प्रयोग किया है, उनका उपयोग करना सीखा है। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जलवायु और मृदा सम्मिलित है और साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात होगी। ये शब्द आया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जैसा है वैसा हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर रहे। जैसे हमें इसने उदाहरण दिया है आपको, जल, जल हम डायरेक्ट पी रहे हैं। वायु है, वायु में कोई बदलाव नहीं कर रहे। अब आप वायु में बदलाव थोड़ी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सीधा ग्रहण करना, जैसा है वैसा ग्रहण करना आपका प्रत्यक्ष कहलाता है। और मृदा, मिट्टी सम्मिलित है। हाँ, थोड़ा बहुत हम सुधार करते हैं, ये मत कहना कि सर हम आरओ का पानी पीते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपका सॉरी
थोड़ा सा आपका सुधार है कि मिट्टी में आप उपजाऊ बना लेते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करें, डायरेक्ट उसका हम यूज करें। साथ ही कुछ एपरटेक जैसे कोयला है। अब कोयला है, कोयला हमारे क्या काम आता है? कोयला हम डायरेक्ट थोड़ी यूज करते हैं, हम कोयले से क्या करते हैं कि कोयला हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, जो हम कोयले को जलाकर लेते हैं। तो ये आपका एपरटेक्स संसाधन है। कौन सा संसाधन है? एपरटेक्स है। खनिज है, तेल है, बहुमूल्य पत्थर है, धातु अयस्क है, लकड़ी है, तो उनसे हम क्या, उनको डायरेक्ट यूज नहीं करते, उनको हम इनडायरेक्टली उनसे कोई चीज बना लेते हैं, कोई अन्य प्रयोग, मतलब कि सीधा उसको जैसा है वैसा हम प्रयोग नहीं करते। तो प्रत्यक्ष संसाधन भी आपको समझ में आ गए होंगे और अप्रत्यक्ष संसाधन भी आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े। सामान्य जुताई से भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम योगदान उत्पन्न होता है, मृदा की नमी बनी होती है। ये चीज आपके एक बार मधुमक्खी के छत्ते से, शायद ये सब प्राकृतिक चीजें हमारे लिए। विश्व की अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसने कहा कि कई जगह पे आपने देखा होगा कि हम किसी पहाड़ की पूजा करते हैं, कोई वन होता है, कोई पेड़ की पूजा करते हैं। तो कई ऐसी संस्कृति हमने पिछली क्लासेस का आपने 6th और 7th पढ़ के आए हैं, उसमें आपने देखा होगा अभी कि कहीं पे कोई पहाड़ बना हुआ है, कोई पत्थर जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इसने कहा, इसके बारे में आपने पढ़ा, ऐसी परंपरा में प्रकृति को पालन करता, हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको पालनकर्ता के रूप में देखते हैं। पालनकर्ता की जो पालन करे, मतलब सम्माननीय के रूप में देखते हैं। और पोषणकर्ता कि हम उसको इसलिए पूजते हैं ताकि वो हमारा पालन और पोषण करते। जैसे आपने पीपल के पेड़ की पूजा होते हुए देखा हो अपने आसपास, और किसी जीव की जैसे गाय की आपने पूजा होते हुए देखी होगी, क्योंकि उसको हम पोषणकर्ता के रूप में देखते हैं कि उनसे वे क्या है कि हमारे पोषण में सहायता करते हैं बहुत ज्यादा। पीपल के बारे में ऑक्सीजन से रिलेटेड तथ्य है, ठीक है। गाय के बारे में आपको बहुत सारी औषधियां मिल जाएंगी कि गौमूत्र से आपको औषधियां मिलती है, उसकी त्वचा पे हाथ सिर्फ लगाने से क्या है कि हाथ घुमाने से, कुछ ऐसी बहुत सारी किदवंतियां पुरानी। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यू में चीज में कि हम प्राकृतिक चीजों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम उसको पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखते हैं, इसलिए हम उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जिसे प्रतिबिंबित करती है? मतलब कि कोई ऐसा आपके आसपास ही बता देना, आपको दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है कि आसपास अगर किसी आपके किसी क्षेत्र में कोई ऐसा पहाड़ हो या फिर ऐसी कोई पेड़ हो जिसकी आपको पूजा करते हो। तो जैसे आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, जिसमें हम बता देंगे गाय को एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। कई जगह पे पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। वो सारी चीजें आप बता देंगे। जैसे कल्याण हेतु तुलसी की पूजा आपको सामान्यतः घरों में करते हुए महिलाएं मिल जाएंगी। तो ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से। थोड़ा टहलिए, स्वयं अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, इनमें से प्रत्येक का उद्गम स्रोत क्या है। किसी न किसी मोड़ पर ये सभी प्रकृति को ले जाती है, यहाँ तक कि आपके वस्त्र में लगा प्लास्टिक का बटन भी। ये कह रहा है कि एक बार रुक जाइए, आपके आसपास चीजें देखिए। आपके आसपास सबसे पहले आपने जो कपड़े पहने हैं, आप देखेंगे कि ये किससे बने हैं, कि हो सकता है कि आपके, जब आप इसके लास्ट सोर्स पे जाएंगे ना, तो आपको कोई प्राकृतिक चीज ही मिलेंगी जिससे प्राप्त, या तो आपके रेशम के बने होंगे, रेशम का कीट है वो प्राकृतिक आपका हो गया, या फिर ऊन से बने होंगे, सूती वस्त्र होंगे, कपास, कपास का जो पौधा होता है आपका, प्लास्टिक का बटन ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं उसका जो उद्गम क्षेत्र जहां बिल्कुल वो स्टार्टिंग हुआ है, तो वो क्या है, आपका प्राकृतिक है। आपको आ रही बात समझ में? तो इसमें जैसे यही मैं बात करता हूँ कि इसमें लोहे का लगा हुआ पीछे, लोहा भी क्या है, आपका प्राकृतिक है। तो उसका उद्गम क्षेत्र है ना, हर एक चीज का जो मानव ने बनाई है उसका उद्गम क्षेत्र, मतलब जहां से उसकी शुरुआत हुई है, जिसका रॉ मटेरियल है बिल्कुल शुरुआत से, वो प्रकृति से ही हमें मिला हुआ है। आप खुद सोच लीजिए और आप खुद देखिए, आप बेंच पे बैठे हुए कहीं पे भी उस किसी पेड़ को काटा हुआ, पेड़ क्या आ गया, प्राकृतिक आ गया। संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधन, मतलब एक छोटा सा रूप है कि आपको प्राकृतिक संसाधन यदि 1 नंबर में आता है तो आप क्या लिखेंगे कि संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधन शब्द का प्रयोग उन सामग्री और पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान का मतलब कीमती का मतलब नहीं, मूल्यवान मतलब कि जो मानव के जीवन में काम आते हैं, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, आपके
वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब है संसाधनों की श्रेणियां भी, प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां कि प्राकृतिक संसाधनों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, हम एक एक करके थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे संसाधन है तो उसको हम बंटवारा करना है, अलग अलग वर्गों में बांटना है ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं कि विज्ञान में एक लेसन आपका क्लास में वर्गीकरण, तो उस लेसन में मैंने पढ़ा था कि वर्गीकरण की क्या उपयोग है। वर्गीकरण के लिए क्या है कि हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता भी एक एक चीज को करके। ठीक है, जैसे हमने मांसाहारी और आपका शाकाहारी और सर्वाहारी जीव जंतुओं की बात की थी, तो मैं एक एक करके नहीं बोलूंगा कि शेर के गुण ये हैं, आपके बिल्ली के गुण ये है, भैंस के गुण ये है, गाय के गुण ये हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा कि मांसाहारी जीव। जैसे ही मैंने मांसाहारी जीव कहा, आपके मन में एक डिटेल आ गई कि मांसाहारी, हाँ सर इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इन जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही चीज आपको यही बताया गया है कि संसाधनों को भी इसी प्रकार, ताकि हमें हर एक के बारे में अलग से न बोलना पड़े, एक ग्रुप के बारे में पढ़ें, तो इसलिए क्या करते हैं हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं तब हम कुछ समान विशेषताओं का उपयोग करते हैं। इसने कहा कि जब हम वर्गीकरण करते हैं कि हमें ग्रुप बनाने किसी चीज के, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इन चीजों में ये समानताएं हैं तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे हमने मांसाहारी वाले में कौन डाले, जो सिर्फ मांस खाते थे ना, हमें नहीं पता था, हमारे पास बहुत सारे जानवर थे, हमें ये नहीं पता था कि हमें किस प्रकार से बांटे, तो हमने देखा ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, सभी जीव खाना खा रहे हैं, हमने देखा कि ये कुछ जीव तो मांस खा रहे हैं, तो हमने एक ग्रुप में डाल दिया मांसाहारी वाले में। एक जो आपके सिर्फ पेड़ पौधों से पेट भर रहे थे उसको शाकाहारी में, जो दोनों खा रहे थे सर्वाहारी में। इसी प्रकार अब हम क्या है प्राकृतिक संसाधनों में देखेंगे, और जिन संसाधनों में एक जैसे गुण मिलेंगे उनको हम उसी ग्रुप के हिसाब से नाम दे देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से संसाधनों को अब बांटेंगे। तब हम विशेष समानताओं का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों को इस प्रकार नामकरण करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित कर सके। ये जब ये नाम और अर्थ जनसमूह में साझा किए जाएं तब इससे सहायता मिलती है, या हम विचारों को वस्तुओं के समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। मतलब कि हमें उन विचारों या वस्तुओं को, किसी चीज को बंटवारा कर रहे हैं तो मतलब यही है कि हमें उनका बार बार नाम न लेना पड़े कि शेर है, चीता है, बिल्ली है, सीधा मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी करके बात कर सकते हैं, एक पूरे ग्रुप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, तो हमने सभी जो वस्तुएं थी अब उसको हमने एक वर्गीकरण किया था, सजीव वस्तुएं और आपकी निर्जीव वस्तुएं। तो उसी प्रकार हमें क्या अब संसाधनों का भी वर्गीकरण करना, मतलब बांटना। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं आपको इनका अर्थ समझ आ जाता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है कि जैसे ही मैंने सजीव कहा तो आपके मन में आ गया कि हाँ सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हम अब संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे ताकि आपको एक शब्द में संक्षेप में समझ में आ जाए कि जब मैं उस संसाधन की कैटेगरी का नाम लूंगा, वर्ग का नाम लूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कौन से संसाधनों की बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे हमने दो संसाधनों में बांट दिया। दो प्रकार होते हैं आपके, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो आपको जैसे ही मैंने प्राकृतिक संसाधन अब कहा तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा हाँ सर उन संसाधनों की बात कर रहे हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। पेन बताइए कौन सा है, मानव निर्मित है, तो आप इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो उसी प्रकार चलिए देखिए अब हम उसमें जो पहला प्रकार था प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का अब हम बंटवारा कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ ऐसा कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं। मानदंड मतलब कि कौन सी ऐसी उनकी विशेषताएं जिसके आधार पे हम उनको वर्गीकरण कर सके। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम उन संसाधनों को देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य सामग्री के स्रोत व ऊर्जा के स्रोत रूप में किया जा सकता है। उसने कहा कि तीन आधार पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आप ध्यान रखना इस चीज को कि संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं तो उसके लिए हमने तीन चीजें देखी। वो चीजें कौन कौन सी आपकी, कि जीवन के लिए अनिवार्य है या नहीं, कि मतलब कि कोई चीज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है या नहीं, उसके आधार पे अब आप मुझे बताइए कि मेरे पास तीन चीजें हैं भी,
एक आपकी है हवा, बना दूंगे इसको, लिख तो ए रहा था, चलो ये हवा है, ठीक है, मतलब वायु। एक आपकी पानी है, ठीक है, और एक आपका लोहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन से ऐसे संसाधन हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो आप कहेंगे सर हवा और पानी तो हमें चाहिए, लोहा अगर नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम मरेंगे नहीं। तो इस प्रकार जीवन में उपयोगिता के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। पहला टाइप आप बांट देंगे, कोई भी संसाधन आप खुद बता देंगे कि वे संसाधन जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो आपके हो जाएंगे, आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। और जो आपके अनिवार्य नहीं है तो वो आप समझ जाएंगे। अब आगे हम इनकी डेफिनेशन परिभाषा पढ़ेंगे कि आपको आंसर में किस प्रकार से लिखना है। मेरा मकसद है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। सामग्री के स्रोत कि किस प्रकार के सामग्री उनसे हमें मिल रही है, ठीक है, इस आधार पे कि किस प्रकार की सामग्री हमसे उनसे मिल रही है भी, ठीक है, कि पेड़ से हमें क्या मिल रहा है, क्या और चीज मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत की हमें ऊर्जा मिल रही है उनसे भी, ठीक है। हमने जैसे आपको ये संसाधन था, तो ये देखिए आपका कि यहाँ पे इनको, यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ डीजल भी, क्या है, डीजल। तो मैं कहूंगा इनमें से आपको ऊर्जा किससे मिलेगी, आप कहेंगे सर डीजल, क्या है, डीजल हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है, ऊर्जा का स्रोत के आधार पे हम इसको बांट देंगे। आपको आ रही बात समझ में कि सामग्री के स्रोत की उनसे में किस प्रकार की सामग्री मिल रही है। तो इस प्रकार से हम इसको 3 आधार पर उनको बांटने की कोशिश करेंगे, जितने भी आधार हैं अब हम डिटेल से इसको समझेंगे। चलिए हमारा वर्गीकरण शुरुआत करते हैं। तो मेरी जो क्लास रहेगी वो आपकी 30 मिनट की रहेगी। प्रतिदिन आप एक क्लास देखिए 30 मिनट की। अभी आपका सिलेबस क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, और प्रतिदिन एक देखिए, उसको एक बार देखने के बाद आप दोबारा से अपनी बुक में पढ़िए, ताकि आपको खुद पढ़ने से आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वहां पे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वहां से मैं डेली वेज आपको लाइव आके मिलूंगा। तो आपका मेन मोटो यही है कि आप जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी बाय 8th क्लास पे आप 2000 सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लाइव आके इस आपकी 8th क्लास के बारे में चर्चा कर सकें। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोबारा से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।